Hello guys, today I am going to discuss with you a very important topic of your chapter Accounting for Share Capital, and the topic is issue of shares for consideration other than cash. बच्चों होता क्या है कि sometimes the company purchases assets from vendors and instead of making payment in cash it issues fully paid shares of the company for some consideration. इसे कहते हैं shares issued for consideration other than cash because no cash is received for the issue of such shares. These shares can also be issued either at par or at premium. इसमें निकालते हैं हम लोग the number of shares. The number of shares to be issued will depend upon the price at which the shares are issued and the amount which is payable to the vendor. As you can see on the screen, we have the accounting treatment of this particular topic, and it begins with when we have purchased the assets or we have taken over some business. तो हम जब बिजनेस पर टेक ओवर करते हैं तो हमारे पास कुछ एसेट्स आएंगे और हम कुछ लाइबिलिटीज भी टेक ओवर करेंगे. Okay, so very first entry deals with sundry assets account debit. Now here individually also अगर क्वेश्चन में आपको गिवन है कि लैंड या बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, स्टॉक, अगर ऐसे एसेट्स आपको अलग से गिवन है क्वेश्चन में तो वो आप यहाँ लिखेंगे और सबको डेबिट करेंगे. फिर on the credit side it is two sundry liabilities. जो भी liabilities क्वेश्चन में गिवन है आपको जो आपने टेक ओवर करने के बाद ली हैं वो वहां पर अगर इंडिविजुअली गिवन है अलग से तो आप वैसे लिखेंगे, वरना सिंपल लिखेंगे टू सन्ड्री लायबिलिटीज. देन इट इज टू वेंडर्स अकाउंट. नाउ वेंडर्स अकाउंट इज जो अमाउंट हमने उसको पे करना है, ऑल्सो नोन एज द परचेज कंसिडरेशन. ओके, परचेज कंसिडरेशन स्टूडेंट्स इज द अमाउंट विच इज पेड बाय द परचेजिंग कंपनी टू द वेंडर in consideration of purchase of assets or in consideration of purchase of business. So in case of any absence of any information, it is assumed that it is equal to the value of net assets. Net assets का मतलब हो गया sundry assets minus sundry liabilities. And now अब हम आते हैं अब इन दो टर्म्स पे, आप देख रहे हो स्क्रीन पे वेरी फर्स्ट एंट्री में डेबिट हो रहा है गुडविल अकाउंट डेबिट, ठीक है, और क्रेडिट हो रहा है कैपिटल रिजर्व, एस्ट्रिक्स बने हुए हैं. अब गुडविल अकाउंट डेबिट, गुडविल अकाउंट डेबिट का मतलब है कि ये जो एक फॉर्मूला से ये मेरा बैलेंसिंग फिगर है, एक फॉर्मूला से ये आंसर आया है. कैसे आया है? गुडविल इज इक्वल टू परचेज कंसिडरेशन, जो हमने अमाउंट उसको पे करनी है, विच इज मोर देन नेट एसेट्स. अगर सिंपल करें तो अगर जो अमाउंट मैं उसको पे कर रहा हूं वेंडर को, अगर वो अमाउंट एसेट्स माइनस लायबिलिटी से ज्यादा है, एसेट्स माइनस लायबिलिटी से ज्यादा है, तब मेरे पास जो डिफरेंस आएगा वो होगा गुडविल अकाउंट, उसको डेबिट करूंगा, वो मेरी बैलेंसिंग फिगर है. ठीक है. और अगर मेरा जो भी परचेज कंसिडरेशन है अगर वो लेस है नेट एसेट से, अगर वो लेस है नेट एसेट्स, नेट एसेट्स जैसे मैंने पहले बताया एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, अगर वो परचेज कंसिडरेशन अमाउंट जो उसको पे कर रहा हूं वो लेस है नेट एसेट से, सो जो डिफरेंस आएगा वो होगा कैपिटल रिजर्व, बिकॉज वो मेरा कैपिटल प्रॉफिट होगा, वो कैपिटल रिजर्व में जाएगा. सो ईदर गुडविल विल कम और कैपिटल रिजर्व विल कम ऑब्वियसली इन द आंसर, अगर ऐसी आती है. इसको समझने के लिए एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं कि मैंने किसी का बिजनेस टेक ओवर किया तो मेरे पास उसकी कुछ एसेट्स आई जो मेरी पोजीशन में आ गई, सपोज वो 100 रुपीज की है. अब उसकी कुछ लायबिलिटीज भी मुझे पे करनी पड़ेंगी, उसका बिजनेस टेक ओवर कर रहा हूं, वो लायबिलिटीज मैंने पे करी वो थी ₹20 की, उसको मैं पे कर रहा हूं ₹100, उसको मैं पे कर रहा हूं ₹100. तो 100 रुपीज के मेरे पास एसेट्स आए, 20 रुपीज की मैंने उसकी लायबिलिटीज पे कर दी और मैं उसको 100 रुपए भी दे रहा हूं, जो उसका बैलेंस जो एक परचेज कंसिडरेशन अमाउंट है वो मैं उसको पे कर रहा हूं 100. तो अब क्या होगा? अब हम देखते हैं कि गुडविल आएगा. गुडविल कैसे आएगा? क्योंकि हमारा फॉर्मूला है इफ परचेज कंसिडरेशन इज मोर देन द डिफरेंस ऑफ नेट एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, मतलब परचेज कंसिडरेशन मोर देन नेट एसेट्स. तो एसेट्स है मेरे पास 100 रुपए के, लायबिलिटीज है मेरे पास 20 रुपए की. ठीक है, तो कितना डिफरेंस हुआ? 80 रुपए का. और परचेज कंसिडरेशन है 100 रुपए का, तो 100 रुपए इज मोर देन 80 रुपए, तो जो 20 रुपए एक्स्ट्रा बचे वो मेरा गुडविल है.
इसका मतलब है कि मैं 100 रुपये मेरे पास आए हैं, 20 रुपये उसको उसके लिए जो लाइबिलिटी उसे पे कर रहा हूँ और 100 रुपये उसको दे रहा हूँ। अगर मैं 20 रुपये एक्स्ट्रा बचे जो गुडविल के, तो एक्स्ट्रा मैं क्यों पे कर रहा हूँ? मैं इसलिए पे कर रहा हूँ कि उसकी जो बिजनेस की गुडविल है मार्केट में काफ़ी अच्छी है, बहुत अच्छा उसका नाम है। तो मैं जानता हूँ डैट ये जो अमाउंट इसमें मैं पे कर रहा हूँ उसको एक्स्ट्रा, वो मुझे हेल्प करने वाला है। इसका जो गुडविल है, जिसे गुड रेपुटेशन है, वो मुझे हेल्प करने वाला है फ्यूचर में एक अच्छा अमाउंट प्रॉफिट अर्न करने के लिए, एटलीस्ट इनिशियल ईयर्स में। तो इसीलिए मैं उसको पे करूंगा। ये होगा गुडविल में। अब एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर मेरे सन्ड्री एसेट्स हैं ₹200 के, ठीक है, उसकी मैंने लाइबिलिटीज पे कर दी ₹50 की, ठीक है, और मैं उसको पे कर रहा हूं ₹100। ₹200 के एसेट्स मेरे पास आए, वो मैंने डेबिट कर दिए। सन्ड्री लाइबिलिटीज जो मैंने उसकी पे करी उसके लिए दूसरों को, वो ₹50 की थी, और मैं उसको ₹100 पे कर रहा हूं, तो मुझे फायदा हो गया यहां पर। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो मुझे फायदा हुआ है वो मेरा कैपिटल प्रॉफिट है, और वो अब क्रेडिट होगा कैपिटल रिजर्व में। दैट विल गो टू कैपिटल रिजर्व। यहां पर आएंगे ₹50 जो बैलेंसिंग फिगर होंगे। क्लियर? सो गुडविल इज इक्वल टू परचेज कंसिडरेशन माइनस नेट एसेट्स, और CR इज इक्वल टू नेट एसेट्स माइनस परचेज कंसिडरेशन। ये इस तरीके से हम निकालते हैं ये अमाउंट्स। सो नाउ if the question says that some amount which is to be paid to vendors has been paid in either cash or bank or through some bills payable, then we have the second entry on the screen which is given to you, where it is vendors account debit, जो हमने उसको पैसे देने हैं, पेमेंट करनी है, to cash account, डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है, कोई एक गिवन है, कोई दो गिवन है, या तीनों गिवन है, दैट ऑल डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन। लेकिन एंट्री आपकी ऐसे होगी, वेंडर्स अकाउंट विल बी डेबिटेड, ठीक है, डेबिट द रिसीवर। तो वेंडर्स अकाउंट विल बी डेबिटेड टू कैश अकाउंट अगर कैश में गिवन है, टू बैंक अकाउंट अगर कुछ चेक से गिवन है, या फिर टू बिल्स पेबल डिपेंडिंग ऑन अगर बैंक ड्राफ्ट के बारे में गिवन है इसमें, और या फिर बिल्स पेबल जैसे कुछ अगर बिल्स के थ्रू एक्सेप्ट करके हमने उसको पेमेंट किया है। दिस इज दी सेकेंड एंट्री इन केस ऑफ द पेमेंट। अब अगर हमने उसको शेयर्स इशू करने हैं वेंडर्स को, तो जो हम शेयर इशू करेंगे, जैसे पहले हमने कहा कि शेयर्स कैन बी इशूड either at par, at premium. Okay, so in this case we can see issue of shares at par, so vendors account debit to share capital. Now if the question says कि after the purchase of assets there has been no part payment, तो जो हमारी ऊपर वाली एंट्री थी ये वाली, ये नहीं होगी। स्ट्रेट अवे फर्स्ट एंट्री के बाद ये सेकेंड एंट्री करेंगे आप लोग। ठीक है, वहां पर आप कर रहे हैं वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। इसका फॉर्मूला हमने देखा था, मैं बताया था कि वी हैव टू कैलकुलेट दी नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड। वो फॉर्मूला उसका ये है, परचेज कंसिडरेशन डिवाइडेड बाय नंबर इशू प्राइस। अब इशू प्राइस के लिए इस केस में बिकॉज इशू एट पार है, तो इशू प्राइस भी आपका जो शेयर की फेस वैल्यू है वही रहेगा, चाहे 10 हो, 20 हो, 50 हो, 100 हो, डिपेंड ऑन द क्वेश्चन इन्फॉर्मेशन। देन नेक्स्ट इज, अगर हमने शेयर्स को इशू करना है एट प्रीमियम, तब मेरे पास एंट्री आती है वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। यहां पर भी दिस इज मोर चैलेंजिंग एंड मोर इंटरेस्टिंग ऑल्सो, वेयर वी हैव टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड। फॉर्मूला वही है, परचेज कंसिडरेशन जो वेंडर्स को हमने पे करना है, ठीक है, डिवाइडेड बाय इशू प्राइस। इशू प्राइस इस केस में होता है फेस वैल्यू ऑफ द शेयर प्लस अमाउंट ऑफ प्रीमियम। तो स्टूडेंट्स ये है फॉर्मूला जिसकी हम बात कर रहे थे पहले, गुडविल अकाउंट कैसे निकालेंगे या कैपिटल रिजर्व कैसे निकालेंगे बैलेंसिंग फिगर में। सो गुडविल इज इक्वल टू परचेज कंसिडरेशन मोर देन नेट एसेट्स। परचेज कंसिडरेशन अमाउंट वही जो वेंडर्स की अमाउंट होती है, नीचे गिवन है ब्रैकेट में, मोर देन नेट एसेट्स जो है एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। सो अगर वेंडर्स अकाउंट ज्यादा है और एसेट माइनस लाइबिलिटीज का डिफरेंस आ रहा है वो कम है उससे, तो हमारा आंसर आएगा गुडविल अकाउंट में बैलेंसिंग फिगर में। और अगर परचेज कंसिडरेशन अमाउंट लेस है एज कंपेयर टू नेट एसेट्स, तो हमारा जो अमाउंट आएगा वो होगा कैपिटल रिजर्व। दोनों ही में से एक अमाउंट आएगी, या गुडविल या कैपिटल रिजर्व, और दोनों ही बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, उसके बाद गिवन यहां बहुत क्लियरली गिवन है कि वेंडर्स अकाउंट विल ऑलवेज बी डेबिटेड विद द परचेज कंसिडरेशन। देयर शुड बी नो डाउट कि वेंडर्स में हमने कौन सी अमाउंट डालनी है। हमने वेंडर्स को डेबिट किससे करना है, बिकॉज वेंडर्स को जब पेमेंट करेंगे, ठीक है, तो अमाउंट कौन सी जाएगी, वही अमाउंट जाएगी जो उसको हमने पे करनी है, जो कि परचेज कंसिडरेशन अमाउंट है। इसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन में हाउ टू कैलकुलेट दी नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड। अब हमने जो उनको शेयर्स इशू करने हैं, पैसे देने नहीं है, जो शेयर इशू करेंगे
तो कैसे निकालेंगे, हाउ टू कैलकुलेट दैट, जिस मैंने पहले बताया अभी आपको कि परचेज कंसीडरेशन डिवाइडेड बाय इश्यू प्राइस ऑफ अ शेयर, एंड इश्यू प्राइस ऑफ अ शेयर इज इक्वल टू फेस वैल्यू ऑफ द शेयर प्लस अमाउंट ऑफ प्रीमियम. Okay, this is the way to calculate the number of shares to be issued. Now to make you understand further, I have taken a very simple example where it is K Limited took over assets of rupees 25 lakhs and liabilities of rupees 6 lakhs of R Limited. K Limited paid the purchase consideration by issuing 10,000 equity shares of rupees 100 each. इस क्वेश्चन बाई चांस एक नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आपको गिवन है, तो मैंने कहा सिंपल सा क्वेश्चन है, इजी हो जाएगा समझने के लिए. एट अ प्रीमियम ऑफ 10% एंड रुपीज 11 लाख बाय बैंक ड्राफ्ट. तो आपने 11 लाख रुपए जो टोटल अमाउंट उसको पे करना होगा जो भी, उसमें से 11 लाख रुपए आपने बैंक ड्राफ्ट के थ्रू पे करने हैं और बाकी के आपने उनको शेयर्स इशू करने हैं. ओके, नाउ वी कैन सी दैट द एंट्रीज फॉर द पेमेंट. फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जो एसेट्स को परचेज किया तो हमारे पास ये एंट्री आती है, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट 25 लाख रुपीज. एसेट्स मैंने परचेज करे 25 लाख रुपए के. टू सन्ड्री लायबिलिटी 6 लाख रुपीज. टू हमारे पास, सो इन दिस केस आई विल रिपीट अगेन दैट वी हैव टू डेबिट द एसेट्स विच आर ऑफ रुपीज 25 लाख जो मैंने परचेज किए हैं. लायबिलिटीज मैंने टेक ओवर करी इस केस में रुपीज 6 लाख की, और आर लिमिटेड को पे करना है रुपीज 22 लाख. ठीक है, अब इस केस में हमारे पास जो अमाउंट आ रहा है हमारा, वो हमने गुडविल अकाउंट डेबिट किया. दैट इज माय बैलेंसिंग फिगर. कैसे आया? बिकॉज द फॉर्मूला सेज दैट परचेज कंसिडरेशन इज मोर देन नेट एसेट्स, तो रिमेनिंग इज गुडविल. सो परचेज कंसिडरेशन जो हमने उसको पे करना है वो है 22 लाख रुपए. 22 लाख पे किया, और मेरे पास जो नेट एसेट्स आ रहा है स्टूडेंट्स, इस केस में आ रहा है 25 lakhs माइनस 6 lakhs, दैट इज 19 lakhs. सो परचेज कंसिडरेशन लेस 19 lakhs रुपीज 3 lakhs इज द बैलेंसिंग फिगर जो मेरा गुडविल में जाएगा, वो होगा डेबिट. इसके बाद जो हमने पेमेंट करनी है या इश्यू शेयर्स करने हैं उसकी नेक्स्ट एंट्री है ऑन द स्क्रीन, वेयर इट इज आर लिमिटेड, दैट इज द परचेज कंसिडरेशन जो हमने वेंडर्स को पे करना है 22 lakhs. 2 equity share capital, 2 securities payment reserve and 2 bank account. In this case हमारे पास बैंक की अमाउंट क्वेश्चन में गिवन है जो कहता है रुपीज 11 लाख पे करना है थ्रू बैंक ड्राफ्ट, और हमने जो इश्यू ऑफ शेयर्स करने हैं अभी, दैट इज कि हमने 10,000 इक्विटी शेयर्स इशू करने हैं, क्वेश्चन में गिवन है. ठीक है, और इश्यू को समझकर ही 22 लाख रुपए जो है टोटल अमाउंट आया है इसमें, डायरेक्ट गिवन कुछ में नहीं है इसमें क्वेश्चन में. तो हमने 10,000 इक्विटी शेयर इशू किए और rupees 100 each and at a premium of 10%. So number of shares to be issued are to be calculated, as we know that they are to be calculated in this particular fashion where it is purchase consideration divided by issue price. Purchase consideration 11 लाख रुपए का है और हमने इसको issue price हमारे पास है face value 100 रुपए का और 10 रुपए उसका प्रीमियम. So at rupees 110. तो यहां पर निकलते हैं 10,000 शेयर्स. अब हमारे पास 10 लाख रुपीज इक्विटी शेयर कैपिटल में जो क्रेडिट हो रहे हैं वो कैसे जाएंगे? नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इश्यूड 10,000 मल्टीप्लाइड बाय द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर, दैट इज रुपीज 100, वो यहां क्रेडिट होंगे. सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व विल बी क्रेडिटेड विद नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इश्यूड 10,000 इनटू द अमाउंट ऑफ प्रीमियम दैट इज रुपीज 10. So that is 1 lakh and 11 lakhs are to be paid through the bank draft. So in this way, through this very, very easy, simple straight sum, we understand the topic of issue of shares for consideration.